तो दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आज हम आपको टीपू सुल्तान के बारे में वह जानकारी बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान सुल्तान फतेह अली साहब टीपू 1 दिसंबर 1751 से 4 मई 1799 में, जिन्हें आमतौर पर शेर ए मैसूर या मैसूर का शेर कहा जाता है, दक्षिण में स्थित मैसूर साम्राज्य का भारतीय मुस्लिम शासक थे। वह रॉकेट तोपखाने के अग्रणी थे। उन्होंने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें एक नई सिक्का प्रणाली और कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। टीपू चन्ना पटना खिलौने पेश करने में भी अग्रणी थे। उन्होंने लौह आवरण वाले मैसूरियन रॉकेटों का विस्तार किया और सैन्य मैनुअल फतुल मुजाहिदीन को चालू किया। उन्होंने एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेनाओं और उनके सहयोगियों की प्रगति के खिलाफ रॉकेट तैनात किए, जिसमें पोलिलुर की लड़ाई और श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी भी शामिल थी। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का फखरुन्निसाम था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। अपने पिता की तरह ही वह भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। अंग्रेज उनसे काफी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह अनेक भाषाओं के झाता थे। अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विधा लेनी प्रारंभ कर दी थी। परंतु उनका सबसे बड़ा अवगुण, जो उनकी पराजय का कारण बना, वह फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भरता और भरोसा। वह अपने पिता के समान ही निरंकुश थे। वह कट्टर व धर्मांत मुसलमान थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों ने काफी मतभेद है। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू रक्षा के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफी प्रशंसा की है। वस्तुतः टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और अच्छे योद्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वह अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी थे। यह उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। यह सामान्य धारणा है कि जामे जहां नुमा 1823 में पहला उर्दू अखबार स्थापित हुआ था। वह गुलामी को खत्म करने वाले पहले शासक थे। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और अनावश्यक माना। टीपू अपनी बंदूकों से चिपक गए। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने के फैसले को लागू कर दिया, जिसमें उनके देश में प्राप्त स्थिति को इस उपाय की आवश्यकता थी। टीपू सुल्तान का सामंतवाद के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने इसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा यह है कि आज भी कर्नाटक के किसान, विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में, उत्तरी भारत के किसानों से अलग हैं। जमीन के टिलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ के मालिक थे। इस उपाय के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र में एक विकसित प्रांत है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक हैं और उनके बेटों और बेटियों ने शिक्षा में अच्छा किया है। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्री गंगा तट के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र
हिंदू विषयों के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण हैं। इस दावे के लिए टीपू के कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है। दक्षिण भारत के विल्क्स हिस्टोरिकल स्केच। गांधी जी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वह सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू के पत्र हिंदुओं धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वह सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू के पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का जीवंत प्रमाण है। गांधी जी ने टीपू द्वारा वक्फों, ट्रस्टों को हिंदू मंदिरों के समानांतर स्थापित किया। उनके महल वेंकटरमन, श्रीनिवास और श्री रंगनाथ मंदिरों के करीब खड़े थे। वह विशेष रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू का सुसंस्कृत मन था। मुहिबुल हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वह कन्नड़ और हिंदुस्तानी, उर्दू बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फारसी में बात की जो उन्होंने आसानी से लिखी थी। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। कवियों और विद्वानों ने उसके दरबार को सुशोभित किया और वह उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। वह सुलेख में बहुत रुचि रखते थे और उनके द्वारा आविष्कृत सुलेख के नियमों पर रिसाला डार खत ए तर्ज ए मोहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद है। उन्होंने जबरजद नामक ज्योतिष पर एक किताब भी लिखी। उनकी लाइब्रेरी की अनेक पुस्तकें पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फातिमा और उनके बेटों हसन और हुसैन के नाम को कवर के मध्य में और 4 कोनों पर 4 खलीफाओं के नाम के साथ ले जाती है। उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी पांडुलिपियों के 2000 से अधिक संगीत, हदीस, कानून, सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गणित से संबंधित हैं। हिंदू संस्थाओं के लिए उपहार संपादित करें। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य को लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख व्यक्त किया। इसके बाद टीपू ने बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत, फनम, नकद, धन और अन्य उपहार दिए जाएं। श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी वे शंकराचार्य को खत लिखते रहे। टीपू के यह पत्र तीसरे मैसूर युद्ध के बाद लिखे गए थे, जब टीपू को बंधकों के रूप में अपने 2 बेटों देने सहित कई झटकों का सामना करना पड़ा था। यह संभव है कि टीपू ने ये खत अपनी हिंदू प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए लिखे थे। टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफे पेश किए। मेलकोट के मंदिर में सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। ने कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप भेंट स्वरूप दिए थे। में सोने और चांदी के बर्तन है, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। ने कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप भेंट स्वरूप दिए थे। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। इनमें से कई को चांदी और सोने की थाली के तोहफे पेश किए। नंजनगुड़ के श्रीकांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रत्न जड़ित कप है। नंजनगुड़ के ही नंजुंडेश्वर मंदिर को टीपू ने एक हरा सा शिवलिंग भेंट किया और श्रीरंगपटना के रंगनाथ मंदिर को टीपू ने 7 चांदी के कप और एक रजत कपूर ज्वालिक पेश किया। मान्यता है कि ये दान हिंदू शासकों के साथ गठबंधन बनाने का एक तरीका थे। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान की बहुत धूर्तता से अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई।
हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।